आज से हम लोग NCERT 360 डिग्री स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि द ऑफिसर्स एकेडमी ने जो निकाला था उसी का जो ये सीरीज है, इसको हम लोग शुरू कर रहे हैं। इस सीरीज में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। इस सीरीज में अभी हम आपको क्या पढ़ाएंगे, पहले साइंस पढ़ाएंगे। साइंस का एक नहीं बल्कि 2 चैप्टर हम पढ़ाएंगे, 2 से 3 चैप्टर साइंस का पढ़ाएंगे। इसके बाद भोजन का व्यंजन जो कच्चे सामग्री से मिलकर बनता है, प्राप्त होता है। कहाँ से प्राप्त होता है, तो पादप से भी होता है और जंतु से भी होता है। पादप और जंतु दोनों से होता है। हम जानते हैं कि प्रत्येक व्यंजन एक या एक से अधिक प्रकार की कच्ची सामग्री से बना होता है, जो हमें पादप या जंतुओं से मिलते हैं। इस कच्ची सामग्री के संगठक क्या है? इस कच्ची सामग्री में हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक होते हैं। इन घटक को हम पोषक कहते हैं। हमारे भोजन में मुख्य पोषक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण है। ये पांचों को आप जरूर से ध्यान रखिए, क्योंकि आगे चल करके आगे जब क्वेश्चन करेंगे तो उसमें इसी का काम पड़ेगा। कौन कौन से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज है। इसके अतिरिक्त हमारे भोजन में रुक्षांश तथा जल भी शामिल है, जिसकी हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। क्वेश्चन 2, हमारे भोजन में मुख्य पोषक पदार्थ निम्न में से कौन है? कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, प्रोटीन है, यानी इनमें से सभी है। तो इसलिए हम बोले थे आपको ध्यान में रखने के लिए, कार्बोहाइड्रेट भी है, वसा भी है, प्रोटीन भी है, तो इसका आंसर चला जाएगा डी, इनमें से सभी। कच्ची सामग्री में हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक होते हैं। इन घटक को हम पोषक कहते हैं। हमारे भोजन में मुख्य पोषक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा वही चीज है। रुक्षांश जल शामिल है, जिसकी हमारे शरीर की आवश्यकता होती है। हमारे भोजन में मुख्य पोषक पदार्थ निम्न में से कौन है? कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है। तो देखिए, मुख्य पोषक पदार्थ कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को बोला जाता है। मुख्य किसको बोलते हैं? कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को बोलते हैं। वसा को क्यों नहीं बोलते हैं? क्योंकि वसा से आपको मोटापा आता है। आगे पढ़ेंगे हम लोग कि क्यों नहीं बोलते हैं, तो डिस्कशन देखिए क्या कहता है। कच्ची सामग्री में हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक होते हैं। इन घटक को हम पोषक कहते हैं। हमारे भोजन में मुख्य पोषक प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण है। इसके अतिरिक्त हमारे भोजन में रुक्षांश तथा जल भी शामिल है, जिसकी हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं वसा के परीक्षण के लिए निम्नलिखित विलयनों में से किसका उपयोग करते हैं? आयोडीन का, कास्टिक सोडा का, कॉपर सल्फेट का, या इनमें से सभी का? तो इनमें से सभी का। देखिए, कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट के लिए हम किसका करेंगे? कार्बोहाइड्रेट के लिए हम करेंगे आयोडीन का। कार्बोहाइड्रेट के प्रशिक्षण के लिए करते हैं आयोडीन का। प्रोटीन के लिए हम करते हैं कॉपर सल्फेट का, और वसा के लिए हम करते हैं कास्टिक सोडा का। कुछ साधारण विधियों से हम यह जान सकते हैं कि कच्ची सामग्री या पके हुए भोजन में कौन सा एक या अधिक पोषक उपस्थित होते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के परीक्षण अन्य पोषकों के परीक्षण की अपेक्षा सरल है। हम इन परीक्षण को एक करके परीक्षण का सारणी 1.2 में लिखते हैं। इन परीक्षण को करने के लिए आपको आयोडीन, कॉपर सल्फेट तथा कॉस्टिक सोडा विलयन की आवश्यकता होगी। आपको कुछ प्रखनलियों तथा एक ड्रॉपर की भी आवश्यकता होगी, ऐसा NCERT में लिखा हुआ है। भोजन में उपस्थित भोजन उपलब्धता हेतु निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनिए। परीक्षण करने के बाद कार्बोहाइड्रेट का रंग बैंगनी हो जाता है। परीक्षण करने के बाद प्रोटीन का रंग काला हो जाता है। परीक्षण करने के बाद वसा का रंग नीला हो जाता है। प्रोटीन अगर ठोस के रूप में हो तो परीक्षण के पहले उसे चूर्ण या पेस्ट बनाना होता है। तो क्या किया जाता है? प्रोटीन अगर ठोस के रूप में हो तो परीक्षण के पहले उसे चूर्ण या पेस्ट बनाया जाता है। एक क्वेश्चन है कि प्रोटीन के परीक्षण के लिए किस खाद्य पदार्थ की थोड़ा मात्रा लीजिए। जिस खाद्य पदार्थ का परीक्षण करना है, यदि वह ठोस है तो पहले उसका पेस्ट अथवा चूर्ण बनाने की आवश्यकता होती है। खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा को पीसकर या मसल कर उसको चूर्ण को एक साफ प्रखनली में डाल दें और 10 बूंद जल डालकर उसे अच्छी तरह हिलाएं। निम्नलिखित में से किसे ऊर्जा देने वाला भोजन कहते हैं? ऊर्जा देने वाला भोजन किसे कहते हैं? तो ऊर्जा आपको कौन कौन सा देता है? तो ऊर्जा आपको वसा देता है, और कौन देता है? कार्बोहाइड्रेट देता है। तो 2 और 3 बी में है, बी नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। ऊर्जा कौन कौन? वसा और कार्बोहाइड्रेट देता है। प्रोटीन ऊर्जा नहीं देता। प्रोटीन क्या करता है? शरीर को निर्माण करता है। कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। वसा से भी ऊर्जा मिलती है। वास्तविकता यह है कि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा से हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है।
वसा और कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन को ऊर्जा देने वाला भोजन भी कहते हैं। समान मात्रा में कार्बोहाइड्रेट एवं वसा लेने पर ऊर्जा किस में सर्वाधिक मिलेगी? कार्बोहाइड्रेट में, दोनों में, या वसा में, या इनमें से कोई नहीं। समान मात्रा में कार्बोहाइड्रेट एवं वसा लेने पर ऊर्जा किस में सर्वाधिक मिलेगी? तो डिस्कशन में अभी पढ़े थे हम क्या, वसा में अधिक हमको क्या मिलेगा? ऊर्जा मिलेगा। वही सेम डिस्कशन है। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है सुमेलित करें कार्बोहाइड्रेट का स्रोत, वसा के पादप स्रोत और वसा के जंतु स्रोत। बाजरा, आलू, मछली, घी, गिरी, इसको सुमेलित करना है। तो 1 का ए कार्बोहाइड्रेट का स्रोत बाजरा और आलू होता है। वसा का क्या हो जाएगा? 2 का सी गिरी, वसा के पादप स्रोत गिरी हो जाएंगे और वसा के जंतु स्रोत मछली और घी हो जाएगा। डिस्कशन में ये कुछ फोटो दिया गया है, देख लीजिए। कहता निम्नलिखित में से कौन सा सत्य कथन है? प्रोटीन रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। विटामिन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक है। वसा युक्त भोजन को प्रायः शरीर वर्धक भोजन भी कहते हैं। हमारे शरीर को सभी प्रकार के विटामिनों की अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। कौन सा कथन सही है? प्रोटीन रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। विटामिन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक है। वसा युक्त भोजन को प्रायः शरीर वर्धक भोजन भी कहते हैं। हमारे शरीर को सभी प्रकार के विटामिन की अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। तो जो इस किताब में दिया गया है उसके हिसाब से यही डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। हमारे शरीर को सभी प्रकार के विटामिन की अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए होती है। प्रोटीन युक्त भोजन को प्रायः शरीर वर्धक भोजन कहते हैं। विटामिन रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। विटामिन हमारी आँख, अस्थियों, दांत और मसूड़ों को स्वस्थ रखने में भी सहायता करते हैं। विटामिन कई प्रकार के होते हैं जिन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। इनमें से कुछ को विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी तथा विटामिन ई तथा विटामिन के नाम से जाना जाता है। विटामिन के एक समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। हमारे शरीर को सभी प्रकार के विटामिन की अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। हमारी आँखों एवं त्वचा को कौन सा विटामिन स्वस्थ रखता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन डी। विटामिन ए रखती है। विटामिन ए हमारी त्वचा तथा आँखों को स्वस्थ रखता है। विटामिन सी बहुत से रोगों से लड़ने में हमारी मदद करता है। विटामिन डी हमारी अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। हमारे शरीर में बहुत प्रकार के रोगों से लड़ने में मदद करने वाला विटामिन कौन है? विटामिन सी है। विटामिन ए हमारी त्वचा तथा आँखों को स्वस्थ रखता है। विटामिन सी बहुत से रोगों से लड़ने में हमारी मदद करता है। विटामिन डी हमारी अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। निम्न में से कौन सा विटामिन हमारी अस्थियों तथा दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर को सहायता करता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी? तो कौन सा विटामिन करता है दांतों के लिए और कैल्शियम का उपयोग करने में कौन सा विटामिन? तो विटामिन डी करता है। देखिए भैया, विटामिन ए हमारी त्वचा तथा आँखों को स्वस्थ रखता है। विटामिन सी बहुत से रोगों से लड़ने में हमारी मदद करता है। विटामिन डी हमारी अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। उससे पहले एक ज़रूरी बात कि अगर इस चीज़ का आपको पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ आपको इसी मतलब जो अभी पढ़ रहे हैं उसी का पीडीएफ चाहिए, तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है व्हाट्सएप चैनल का, उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। वहीं पर आपको क्या देखने को मिलेगा? व्हाट्सएप पे आपको इसका जो पीडीएफ होता है वो पीडीएफ आपको वहीं पर दे दिया जाएगा। सुमेलित कीजिए विटामिन को स्रोत से। विटामिन ए के स्रोत कौन होंगे? विटामिन ए के स्रोत कौन सा होगा? मछली का तेल होगा।
या यकृत या चावल होगा, क्या होगा विटामिन का? देखिए, तो इसका आंसर दिया गया है बी, तो इसी के हिसाब से मिला लेते हैं। विटामिन ए पपीता और गाजर तथा आम में, गाजर तथा आम में विटामिन ए जाएगा। विटामिन बी किस में पाया जाएगा? विटामिन बी पाया जाएगा यकृत और चावल में, विटामिन बी यकृत और चावल में। और ये जो विटामिन सी है, विटामिन सी जो पाया जाएगा वो पाया जाएगा अमरूद और मिर्च में, अमरूद और मिर्च में, विटामिन सी अमरूद और मिर्च में। विटामिन डी पाया जाएगा, विटामिन डी पाया जाएगा मछली के तेल में, विटामिन डी पाया जाएगा मछली के तेल में, विटामिन डी पाया जाएगा मछली के तेल में, विटामिन डी मछली के तेल में। आहारी रेशो यानी रुक्षांश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आहारी रेशे रुक्षांश के नाम से जाना जाता है, सही है। हमारे खाने में रुक्षांश की आपूर्ति मुख्यतः पादप उत्पादों से होता है। हाँ भैया, पादप ही उत्पाद से तो होगा, जंतु उत्पाद से तो नहीं ना होगा, पादप में ही ना। जैसे संतरा खाते हैं तो संतरा में क्या पाया जाता है? रुक्षांश पाया जाता है। रुक्षांश हमारे शरीर को कई प्रकार के पोषक पदार्थ प्रदान करते हैं। रुक्षांश कोई भी क्या करता है? कोई भी हमारे शरीर को पोषक पदार्थ प्रदान नहीं करता है। रुक्षांश का मुख्य स्रोत जो होता है वो दाल, आलू, सब्जी और हरी सब्जियां होती है। बिल्कुल सही बात है। देखिए, ये जो रुक्षांश होता है वह ऐसा चीज़ है जो कि हमारे खाने के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। ये जो रेशा जो होता है, आहार रेशा जिसको हम बोलते हैं, उसी को तो रुक्षांश बोला जाता है। और हमारे खाने में रुक्षांश की जो आपूर्ति होती है वो मुख्य पादप पदार्थ से ही तो होता है। रुक्षांश हमारे शरीर को कई प्रकार के पोषक पदार्थ भी प्रदान करता है। और रुक्षांश का जो मुख्य स्रोत पूछा जाएगा तो दाल, आलू, सब्जी और हरी सब्जी तो बोला जा सकता है। नेक्स्ट इसका जो डिस्क्रिप्शन क्या कहते हैं, डिस्कशन जो है वो है कि कहता है कि पोषक के अलावा हमारे शरीर को आहारी रेशे तथा जल की भी आवश्यकता होती है। आहारी रेशे रुक्षांश के नाम से जाना जाता है। हमारे खाने में रुक्षांश की पूर्ति मुख्यतः पादप उत्पाद से होती है। पादप उत्पाद से होती है। हमारे जो खाना में जो होता है रुक्षांश, वो कहाँ से आता है? पादप से ही ना आता है। संतरा खाते हो, संतरे में ना रुक्षांश रहता है, जिससे क्या होता है? रुक्षांश का मुख्य काम क्या होता है? खाना जो नहीं पचने वाला रहता है उसके साथ मिल करके वो क्या करता है? खाना को पचाने का काम करता है। समझ गए? कहता है रुक्षांश के मुख्य स्रोत होते हैं साबुत खाद्यान्न, दाल, आलू, ताजे फल और सब्जियां। रुक्षांश हमारे शरीर को कोई पोषक प्रदान नहीं करता है, फिर भी यह हमारे भोजन का आवश्यक अवयव है और इसका आयतन बढ़ा देते हैं। रुक्षांश बिना पचे भोजन को बाहर निकलने में हमारे शरीर की सहायता करता है। आइए 15 नंबर क्वेश्चन पे। कथनों पर विचार करिए। जल भोजन में उपस्थित पोषक पदार्थ को अवशोषित करने में सहायता प्रदान करता है। जल शरीर के अपशिष्ट पदार्थ के बाहर निकलने में सहायक होता है। उपयुक्त में से सही कथन पर विचार कीजिए। सही कथन पर विचार कीजिए। कहता है जल भोजन में उपस्थित पोषक पदार्थ को अवशोषित करने में सहायता प्रदान करता है। जी भैया, ये तो करता है। जल शरीर के अपशिष्ट पदार्थ के बाहर निकलने में सहायक होता है। जी भैया, मतलब 1 और 2 कौन में है? तो सी में है। 1 और 2 दोनों सही होंगे। देखिए भैया, जल का क्या काम होता है? जल का काम क्या होता है? जल जो होता है भोजन में उपस्थित होकर के क्या करता है? पोषकों को अवशोषित करके हमारे शरीर में जो होता है पाचन करने में क्या करता है? सहायता करता है। और क्या करता है कि यह कुछ अपशिष्ट पदार्थ जैसे कि मूत्र तथा पसीना को शरीर से क्या करता है? बाहर निकालने में भी हमारी सहायता करता है। सामान्यतः हमारे शरीर को जितने जल की आवश्यकता होती है वो हमें उन वस्तुओं से प्राप्त होता है जिन्हें हम द्रव रूप में लेते हैं, जैसे कि जल, दूध और चाय आदि। इसके अतिरिक्त हम जो भी भोजन पकाते हैं उसमें भी पानी का प्रयोग किया जाता है। आइए देखें कि क्या कोई अन्य स्रोत हमारे शरीर को जल प्रदान करता है। अब एनसीईआरटी कहता है कि क्या कोई ऐसा स्रोत है जो हमारे शरीर को जल प्रदान करता है। निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान करने के लिए कह रहा है। असत्य कथन की। सामान्यतः पूरे दिन में जो हम खाते हैं उसे ही तो आहार कहते हैं। संतुलित आहार में कार्बोहाइड्रेट,
वसा एवं प्रोटीन के अलावा रुक्षांश एवं जल भी सम्मिलित होते हैं। छिलका उतार कर सब्जियां को धोने से कुछ विटामिन एवं खनिज लवण नष्ट हो सकता है, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा सही होगा? कोई नहीं इसमें सही है, इसमें कोई नहीं सही है। और इसका जो डिस्कशन है उसमें कहता है सामान्यतः पूरे दिन में जो कुछ भी हम खाते हैं उसे आहार कहते हैं। सही बात है, जो भी हम खाएंगे उसी को तो आहार कहेंगे। और हमारे शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमारे आहार में वे सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होने चाहिए जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। कोई भी पोषक तत्व न आवश्यकता से अधिक हो और न ही कम। हमारे आहार में पर्याप्त मात्रा में रुक्षांश तथा जल भी होना चाहिए। इस प्रकार के आहार को संतुलित आहार कहते हैं। समझ गए संतुलित आहार? चलिए, जब समझ गए हैं तो इधर भी क्वेश्चन तो होगा ही संतुलित आहार से। अच्छा, एक और है इसमें डिस्कशन में थोड़ा और बाकी है। छिलका उतार कर यदि सब्जियों और फलों को धोया जाता है तो संभव है कि उससे कुछ विटामिन नष्ट हो सकता है। सब्जियां और फल त्वचा में कई महत्वपूर्ण विटामिन तथा खनिज लवण होते हैं। चावल और दाल बार बार धोने से उसमें उपस्थित विटामिन और कुछ खनिज लवण अलग हो सकते हैं। मतलब अगर खाद्य पदार्थ को आप क्या करते हैं, बार बार धोते हैं तो उससे क्या होता है, विटामिन नष्ट हो जाता है। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भोजन के पकने से कौन सा विटामिन आसानी से नष्ट हो जाता है, विटामिन ए, सी, बी या डी? तो विटामिन सी। भोजन को पकाने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है, विटामिन सी। इसीलिए पका हुआ भोजन में विटामिन सी नहीं होता है। दुनिया का कोई सा भी पका हुआ भोजन होगा उसमें क्या होगा, विटामिन सी नहीं होगा। भोजन पकाने में विटामिन सी आसानी से नष्ट हो जाता है। और क्या यह उचित नहीं होगा कि हम अपने आहार में फल और कच्ची सब्जियां को भी सम्मिलित करें? इसलिए क्या करना चाहिए, आहार नाल में फल और कच्चा जो सब्जी होता है उसको क्या करना चाहिए, सम्मिलित करना चाहिए। तभी तो डॉक्टर भी बोलता है कि सलाद हमेशा खाना चाहिए। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है हमारे भोजन में वसा की मात्रा अधिक होने पर शरीर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर वसा अधिक हो जाएगा तो शरीर मोटापा का शिकार हो जाएगा, यही ऑप्शन चला जाएगा। देखो, बूझो जो है एनसीईआरटी में वही क्वेश्चन करता है। बूझो ने सोचा कि हर समय वसा युक्त खाना ही सर्वोत्तम भोजन है। एक कटोरी कार्बोहाइड्रेट भोजन की अपेक्षा एक कटोरी वसा युक्त भोजन अधिक ऊर्जा देगा, अतः उसे तली हुई चीजें समोसा, पूरी, मलाई, राबड़ी, पेड़ा आदि प्रचुर वसा युक्त भोजन ही खाया और इसके अलावा कुछ नहीं खाया। इतना अधिक वसा युक्त भोजन खाना हमारे लिए बहुत हानिकारक हो सकता है। हमारे शरीर में वसा की मात्रा अत्यधिक मोटापे का कारण बनता है। तो ये क्वेश्चन अगर आएगा कि वसा का कारण हमारे शरीर में किसका कारण बनता है, तो अत्यधिक मोटापे का कारण बनता है। निम्नलिखित में से प्रोटीन की कमी से कौन कौन से रोग हो जाता है? वृद्धि का अवरुद्ध होना, जी भैया। चेहरे पर सूजन, त्वचा की बीमारी एवं पेशीय संबंधित बीमारी। तो आपको क्या हो जाएगा, अब वो तीनों कथन इसका सही हो जाएगा। वृद्धि का अवरुद्ध भी हो जाएगा, चेहरा पर भी सूजन आ जाएगा और त्वचा की बीमारी व पेशी संबंधित बीमारी भी हो जाएगा। हालांकि इसका ऑप्शन बी दिया था, लेकिन आप इसका जो डिस्कशन पढ़िएगा तो आपको खुद क्लियर हो जाएगा। देखिए, कहता है यदि कोई व्यक्ति अपने भोजन में पर्याप्त प्रोटीन नहीं ले रहा है तो उसे कुछ रोग हो सकते हैं, जैसे वृद्धि का अवरुद्ध होना, चेहरे पर सूजन, बालों के रंग का उड़ना, त्वचा की बीमारियां और पेचिश। तो इसीलिए मैंने इसको काट करके ए कर दिया कि जो इसका जो लिखा गया है एनसीईआरटी में वही तो सही होगा। तो एनसीईआरटी का ही तो ये है, क्लास 6 का चैप्टर 1 का पेज नंबर 8 है। देखिए, हो जाता है कभी कभी गलती, बड़े बड़े भी आपको जितना भी छापा जाता है किताब तो हो जाता है गलती। निम्न में से अरक्तता किसकी कमी से होती है? अरक्तता मतलब खून की कमी किसकी कमी से होता है? तो किसकी कमी से होता है खून की कमी? तो लोहा की कमी से होता है। विटामिन और खनिज लवणों के अभाव के कारण होने वाले कुछ रोग और विकार अब दिया गया है, नीचे एक तालिका बना करके इसको पढ़ते हैं। देखिए, विटामिन दिया गया है और फिर उससे होने वाला रोग दिया गया है। लक्षण हम नहीं पढ़ेंगे, केवल रोग पढ़ेंगे। तो पहला जो रोग दिया गया है वो पहला रोग है विटामिन ए से दृष्टिहीनता, विटामिन B1 से बेरी, विटामिन सी से स्कर्वी, विटामिन डी से रिकेटस।
इतना याद रखिए कि विटामिन ए से हम कभी भी पूछे विटामिन ए से क्या होता है, भैया दृष्टिहीनता होता है या रतौंधी होता है। विटामिन B1 से बेरी, विटामिन सी से स्कर्वी, विटामिन डी से रिकेटस। तो बताओ तो कैल्शियम की कमी से क्या होगा, अस्थि और दंत क्षय। आयोडीन की कमी से घेंगा, लोहा की कमी से आरक्तता, अभी पढ़े थे। विटामिन डी से रिकेटस, कैल्शियम से अस्थि और दंत क्षय, आयोडीन से घेंगा और लोहा से आरक्तता। ये जो ग्वाइटर रोग होता है, वो किसकी कमी से होता है, तो आयोडीन की कमी से होता है। ये ग्वाइटर मतलब घेंगा के बारे में बोल रहा है। घेंगा किसके कमी से होता है, घेंगा आयोडीन की कमी से होता है, अभी पढ़े थे। यही बताइए, ये हम आंसर यहाँ पे दे रहे हैं। अरे आंसर नहीं छपा, अब तो चलो पते चल गया। अस्थि एवं दंत क्षय किसकी कमी से होता है, अस्थि और दंत क्षय किसकी कमी से होगा, तो कैल्शियम की कमी से होगा। यह सुमेलित करने के लिए कह रहा है, तो सुमेलित करिए। आंसर हम तब तक यहाँ पे दे रहे हैं, सुमेलित करिए। कहता है विटामिन ए से क्या होगा, तो विटामिन ए से भैया दृष्टिहीनता ही होता है, सही बात। विटामिन B1 से तो बेरी होगा। 1 का ए और 2 का सी कास्ट में है, 1 का ए 2 का सी। इसी तो ऑप्शन में हमको BA में दिख रहा है तो BA हो जाएगा। विटामिन सी से स्कर्वी होता है, विटामिन डी से रिकेटस होता है। चलिए, कहता है दुर्बल पेशियां एवं काम करने की ऊर्जा में कमी किस विटामिन की कमी से होती है। काम करने में जो ऊर्जा की जो कमी महसूस होता है वो किस विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन B1 की कमी से होता है, विटामिन B1 की कमी से होता है। एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे अब, नहीं हो गया क्वेश्चन इतना ही। जो अध्याय जो 2 है उसको हम लोग कल करेंगे। आज के लिए इतना ही। बाकी बताइए वीडियो कैसा लगा और वीडियो में क्या सुधार करने की ज़रूरत है, आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा और व्हाट्सएप चैनल से ज़रूर ज्वाइन हो जाइएगा। थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं।